बीजेपी ने तैयार किया लोकसभा चुनाव का प्लान। 5 लोकसभा सीटों पर 75% वोटों के साथ हैट्रिक का लक्ष्य। जनवरी में होंगे प्रदेश भर में बड़े कार्यक्रम। जोशीमठ में नए साल के जश्न से पहले पर्यटन स्थल गुलजार औली के साथ अन्य पर्यटक स्थल भी हुए गुलजार। भीड़, कारोबारियों के खिले चेहरे। नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन अलर्ट। 6 जोन व 11 सेक्टर बने। 19 जगहों पर चेकिंग बैरियर। चप्पे चप्पे पर होगी पुलिस की नजर। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा औली। आइस स्केटिंग का मजा लेने उमड़े पर्यटक। ट्रैफिक बढ़ा रहा परेशानी। नए साल पर बिगड़ेगा मौसम। नए साल पर पहाड़ों में बर्फबारी। मैदान में सताएगा कोहरा। घने कोहरे को लेकर अलर्ट। और कोरोना के बीच स्वाइन फ्लू की दस्तक। खांसी, जुकाम, बुखार और सांस की समस्या के बढ़ रहे मरीज। संदिग्ध मरीजों की हो रही कोरोना जांच। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। श्री राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम चरण में आए पूजित अक्षत कलश के हल्द्वानी पहुंचने पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। जगह जगह पर महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज धज कर कलश यात्रा में शामिल हो रही हैं। शहर में भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान भगवा झंडा थामे लोगों ने जय श्री राम के जयकारों से वातावरण को राममय कर दिया। महिलाओं में बहुत ही उत्साह है। पूरे भारत में बहुत उत्साह है। 500 साल से रामलला जो है त्रिपाल के नीचे थे। अब रामलला 22 जनवरी को उनकी स्थापना हो रही है, तो इस उपलक्ष्य में जगह जगह कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें महिलाएं जोर शोर से शामिल हो रही हैं। और कहीं जय श्री राम के उद्घोष लग रहे हैं, कहीं भजन हो रहे हैं और हम लोगों में बहुत खुशी है। सब लोग बहुत खुश हैं। हमारी महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रखा है। ये राम के नाम से काफ़ी बहुत उत्साहित है, ताकि हर चीज़ के लिए महिलाएं आगे बढ़ें। और क्या कहूँ, आप बोलो। इसी में ये राम यात्रा निकाली जा रही, कलश यात्रा। और जो अक्षत लाए हुए हैं वहाँ राम मंदिर से, ये इस कलश में रखे हुए हैं और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रखा है राम के नाम से। तो राम मंदिर, ये तो हमारा राम मंदिर जो है अयोध्या में 500 साल पहले जो बाबरी मस्जिद वहाँ पर बनाई गई थी, वहाँ पर हमारे जो भी यहाँ पर कोर्ट से आदेश मिला उसके अनुसार वहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया। और 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। उसी पे उपलक्ष्य में राम मंदिर से जो हमारे अयोध्या से इस कलश में अक्षत आए हुए हैं, इस अक्षत को हमने निमंत्रण के रूप में जन जन तक पहुँचाना है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, हम सब उसका सम्मान करते हैं, बोलते हैं। वहीं अयोध्या से अक्सर आ रहे हैं, जो कि हम लोगों ने अपने त्रिमूर्ति मंदिर से लेके हम दूसरे अपने गांव के ही मंदिर, देवी के मंदिर में इसे लेके आए हैं। वह गांव के सब लोग, वरिष्ठ नागरिक लोग, सब महिलाएं, बहन भाई, सब लोग हम लोग मिलके, पूरा राजनीति से हट के सब लोग समाज में अपने मिल के हम इसका सम्मान करते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने चंपावत में भाजपा के मंडल अध्यक्ष कमल रावत पर नाबालिग से दुष्कर्म मामले को लेकर भाजपा से जवाब मांगा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया है और 8 घंटे तक पुलिस ने पीड़ित परिजनों को ही बिठाए रखा। मंडल अध्यक्ष कमल रावत पर महीनों से एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और हद तो तब हो गई जब परिजन और इस बच्ची की मां रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो उनको 8 घंटे तक बैठाए रखा पुलिस ने, लेकिन केस दर्ज नहीं किया। और 8 घंटों के लंबे संघर्ष और जद्दोजहद के बाद इनका केस भारी जनदबाव में दर्ज करना पड़ा, क्योंकि वहां जनता काफी संख्या में एकत्रित हो गई थी। इन पर अब गंभीर धाराओं में मुकदमे लगे हैं। इसका क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं के पास, ये हम जानना चाह रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पर्यटन नगरी मसूरी नए साल के जश्न के लिए तैयार है और यहां पर देश विदेश के पर्यटक नए साल का जश्न मनाने के लिए आते हैं। इसी को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने बताया
अजय सिंह ने यातायात व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को हुड़दंगियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं और पूरी रात पुलिस गश्त और यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं के लिए हर संभव सहायता के निर्देश जारी किए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि मसूरी में देश विदेश के पर्यटक नए साल का जश्न मनाने आते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। नया साल जो है डेस्टिनेशन मसूरी में जो है फेमस है और यहाँ पर बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं, सैलानी आते हैं और आसपास धनौल्टी और जो एरिया बन गए डेवलप हुए वहाँ भी जाते हैं। देखा गया कि क्योंकि सैटरडे संडे था, कल भी काफ़ी सारे सैलानी आए और आज भी लगातार आवागमन जारी है। मुझे लगता है जो हमारी व्यवस्थाएं यही है कि सैलानियों को दिक्कत ना हो। मेन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है यातायात को लेकर आती है, उससे कहीं अव्यवस्था ना हो और जगह जगह ड्यूटी पॉइंट इसलिए लगाया गया उनकी मदद करने के लिए बताया गया। किसी को कहीं अन्य जगह जाना है तो उसको गाइड भी कर दिया जाए जिससे कि वो परेशान ना हो। साथ ही साथ सुरक्षा भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि महिलाएं, बच्चे, हर तरह के लोग आते हैं परिवार के साथ, उनके साथ कहीं कोई दुर्व्यवहार ना हो, कोई आपराधिक कोई घटना ना कर पाए। इसलिए हर जगह जगह हमने पिकेट्स भी लगाए हैं, बैरियर्स भी लगाए हैं कि कहीं कोई ऐसी बात आती है तो कम से कम उसको चेक करके तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जा सके। अब बात करेंगे अगली खबर के। वरिष्ठ नागरिक जनकल्याण न्यास द्वारा वर्ष समाप्ति दिवस और बागेश्वर की जन समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा के लिए चर्चा की गई। बागेश्वर के सीनियर सिटीजनों ने विश्व शांति के लिए यज्ञ भी किया। वरिष्ठ नागरिक न्याय के अध्यक्ष दिलीप खेतवाल का कहना है कि पहाड़ के युवाओं में तेजी से बढ़ती बेरोजगारी और नशे की प्रवृत्ति से पहाड़ को विनाश के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। कपकोट के ग्रामीण जल्दी अमीर बनने के चक्कर में नशे के कारोबार में जुड़ गए हैं। युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से बचाने का प्रयास जारी है। बागेश्वर के समाज को सुधारने के लिए सभी की भागीदारी आवश्यक है। हरिद्वार की तर्ज पर बागेश्वर को भी आध्यात्मिक तौर पर विकसित करने के प्रयास जारी हैं। हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं और लोगों से विनती करते हैं कि हम आध्यात्म मार्ग पर चलें और योग मार्ग पर चलें। और योग की कक्षाएं हमारी सुबह से शाम तक यहाँ चलती रहती है। उसके अलावा अन्य धार्मिक संगठन भी अपना विशेष योगदान देते आ रहे हैं। जहाँ एक और धर्म अधर्म है तो धर्म भी है, और बैलेंस बना के हम चलेंगे तो तब जाके जो है संसार का और बागेश्वर जिले का। इस यज्ञ के द्वारा हमें सभी प्राणियों में सद्भावना हो और अच्छे विचार आएँ, और जहाँ जहाँ इस यज्ञ की धूम्र जाए चिकित्सा के तौर पर जो है उनका मतलब जो है कीटाणु नाशक होता है, और इससे जो है देवताओं को परोक्ष रूप से जो है आहार प्राप्त होता है। बागेश्वर वासियों को और प्रदेश वासियों को और पूरे देशवासियों को विश्व शांति के लिए हमने एक यज्ञ किया है। और आज पहाड़ में पनपती बेरोजगारी और पनपते नशे का जो चलन चल रहा है, आज 31 के नाम से जो है आज नशे का कारोबार चल रहा है। इसलिए हम सभी के शुभकामनाएं, सबके भलाई के लिए, सबके अच्छे स्वरोजगार के लिए हमारा युवा समझे। अगर हमारा युवा नहीं समझेगा तो राष्ट्र कभी नहीं समझेगा। आज सबसे बड़े जनप्रतिनिधि से निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे युवाओं की जो दर्द है उसको समझें और ये जो है भड़कावे की बात न करें। और इसलिए हम विश्व शांति, कैसे हमारे उत्तराखंड में रोजगार मिले, कैसे हमारे युवाओं को रोजगार मिले, किस ढंग से हमारे यहाँ का विकास हो जाते। रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के प्रेम नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 108वें संस्करण को सुना। इस अवसर पर उन्होंने लेखक हरि सिंह विष्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक मन की बात सकारात्मक संवाद से सशक्त भारत का विमोचन भी किया। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 75वें संस्करण से 99वें संस्करण तक विस्तार से वर्णन किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने हमेशा देशवासियों को जोड़ने और समाज में बेहतर कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देशवासियों को जोड़ने और समाज सेवा से जुड़े कार्यों के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए 100 से अधिक मन की बात साझा की हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज वो हर चीज जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई है, हमारी विरासत से जुड़ी हुई है,
उन सबको मन की बातों के माध्यम से भी आगे लाने का प्रयास हुआ है, उनके कार्यक्रमों में भी लाने का हुआ है। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के 75 वर्ष हम सब लोगों ने जिसका उत्सव मनाया है, उसमें भी उन्होंने किया है। और आज भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। ये संपूर्ण देशवासियों के लिए, समस्त राम भक्तों के लिए, राष्ट्र भक्तों के लिए एक उत्सव है, दीपावली है और हम सब मनाएंगे इसको और इसके साक्षी बनेंगे। एक भगवान जो है राम त्रेता युग में पैदा हुए थे, उस समय लोगों ने साक्षात उनको देखा था और हम भी जो है त्रेता युग की तरह ही जो है आज संपूर्ण देशवासी, दुनियावासी उस पल के साक्षी हो रहे हैं जब भगवान रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। नए साल से एक दिन पहले रुड़की के आदर्श नगर स्थित गणपति बैंक्वेट हॉल में जेसीपी पार्टी अध्यक्ष, राज्य आंदोलनकारी व हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे ने चुनावी बिगुल बजाते हुए अपने चुनाव कार्यालय का विधिवत पूजन अर्चन किया है, साथ ही उसका उद्घाटन किया गया। वहीं रुड़की के विद्वान आचार्यों के हवन पूजन कर विधिवत रूप से कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान भावना पांडे ने कहा कि आज उन्होंने अपने लोकसभा के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है, साथ ही साथ आज उन्हें विद्वान आचार्यों का आशीर्वाद भी मिल चुका है। मैंने लोकसभा एमपी सांसद के कार्यालय का उद्घाटन किया है और आज यहाँ पर थोड़ा ठंड ज्यादा है और आज हवन हुआ है और पांचों आचार्य जो हमारे हरिद्वार जिले के रुड़की के मेन पीठाधीश कहते हैं पीठाधीश है, उनसे मैंने उनके मंच उच्चारण से हवन कराया है, उनका आशीर्वाद लिया है और निश्चित मेरी जीत होगी क्योंकि मुझे प्रेरणा मिली, माँ गंगा ने प्रेरणा दी कि मुझे सारे मंदिरों के आचार्यों को बुलाना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और आज आशीर्वाद लिया है। सुबह पंडितों का आशीर्वाद, आचार्यों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद और ये भी आशीर्वाद दिया कि आज के बाद उत्तराखंड के लोगों का नया साल ऐसी मने जैसा इस साल मनेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि मा पश्यन्तु दुर्भाग्य भवेत्। देखिए, बहन भावना पांडे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हो रही हैं और उनके लिए यहाँ आज एक कार्यालय का अपना उद्घाटन था। उन्होंने हमें पूर्व में आमंत्रण दिया था और हमें बुलवाया, तो ब्राह्मण सभी के हैं और सबके कल्याण की कामना करते हैं। इसी क्रम में हमारा 5 ब्राह्मणों का यहाँ आगमन हुआ और हरिद्वार चूंकि एक धार्मिक नगरी है और धार्मिक नगरी में एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर धार्मिकता हो, ईमानदारी हो, स्वच्छ हो, पवित्र छवि का हो, तो कामना तो हमारी ऐसी रहती है जो विकास करा सके हरिद्वार का। हरिद्वार चूंकि एकमात्र उत्तराखंड का ही सिरमौर नहीं है, हरिद्वार क्षेत्र पूरे विश्व का जो है प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पूरे विश्व से लोग आते हैं। बहुत अच्छा, जो अंग्रेजी नववर्ष की पूर्व संध्या पे यहाँ यज्ञ हुआ है, राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए भावना पांडे बहन जी ने यज्ञ कराया है और उनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उन्होंने 5 आचार्यों को विधिवत बुलाया है और राष्ट्र कल्याण के लिए, उत्तराखंड के कल्याण के लिए, सभी जीव जंतु के कल्याण के लिए यज्ञ कराया है। तो मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और लोकसभा में वो अपना मुहिम जारी रखें, भगवान उनको विजय दिलाए और वो इसी प्रकार गरीबों के लिए, आम जनता के लिए कार्य करती रहे। वो उत्तराखंड की बेटी है, आंदोलनकारी रही है, तो मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं इसी एक मंगल के कामना के साथ कि परमात्मा उनको शक्ति दे, भक्ति दे और इसी प्रकार ये कार्य करती रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला के शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज वीपीडीओ और बीडीओ भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 500 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा देनी थी, लेकिन परीक्षा देने के लिए 355 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। 145 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा नहीं दी गई। परीक्षा देकर आए परीक्षार्थियों का कहना था कि पेपर को बहुत ही बढ़िया ढंग से तैयार किया गया है। उत्तराखंड की गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा के साथ ही जनरल नॉलेज के प्रश्न पेपर में आए थे। परीक्षा देने के बाद जहां कई परीक्षार्थियों के चेहरे खिले हुए थे, तो वहीं परीक्षा देने के बाद कई परीक्षार्थियों के चेहरे के रंग भी उड़े नजर आए। ठीक था पेपर में। सर मैं मुकुल चमोली से हूँ और सर इसमें बहुत पूरी कुमाऊनी गढ़वाली लोगों के यहाँ पेपर का पूरा पैटर्न UK SSC द्वारा बदला जा चुका है
आप देख सकते हैं पेपर में पूरी गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्तियाँ। जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा था, पेपर मतलब ठीक ठाक लेवल का था, हम इजी पेपर नहीं बता सकते इसके लिए। और अभी आप देखते हैं कट ऑफ का क्या रहता है। नकल अभी तो कोई ऐसा हुआ नहीं, इश्यू वगैरह, पेपर अच्छे से हुआ है, हम अंदर भी गए बाहर भी आए, कोई ऐसा कुछ था नहीं, तो पेपर तो ठीक ही था। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की, उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश आपको बता दें, उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का भी अता पता नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के एक शहर में अभी से निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही हैं। लोगों ने प्रचार प्रसार अभी से शुरू कर दिया है। चुनावी पिच पर दमदार खिलाड़ी बनकर उतरने के साथ साथ जनता के हितैषी बनकर जानने में अपनी दखल देनी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का समय आ चुका है, लेकिन उत्तराखंड में निकाय चुनाव का अभी कुछ भी अता पता नहीं है। अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले लोकसभा चुनाव होने के बाद ही उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं। डबल इंजन की सरकार का गणित अभी किसी की समझ में नहीं आ रहा, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने निकाय चुनाव की तैयारी में ढिलाई डाल दी है और दावेदारों ने अपनी अपनी रफ्तार कम कर दी है। लेकिन उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की नगरपालिका जसपुर में चेयरमैनी के दावेदारों में तेजी देखकर सब दंग हैं। जसपुर शहर को अपने प्रचार प्रसार फ्लेक्सी पोस्टरों से लपालप कर दिया गया है। क्षेत्र को दावेदारों ने चुनावी अखाड़ा बनाकर अभी से तैयार कर लिया है। दावेदारों पर पार्टी भरोसा करे या ना करे, टिकट दे या ना दे, लेकिन कुछ दावेदारों ने अपनी जीत का भी अभी से गुड़ा भाग लगा लिया है। जसपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी राशिद हुसैन भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। इनकी मां मुमताज बेगम के कार्यकाल में हुए विकास कार्य को लेकर अपनी जीत का गणित लगाकर बैठ गए हैं। हालांकि हाजी राशिद हुसैन की मां मुमताज बेगम जसपुर नगर पालिका की चेयरमैन बहुजन समाज पार्टी से थी, लेकिन अब पुत्र ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अब फिर हमारी तैयारी रहेगी चेयरमैनी की और इंशाल्लाह फिर जीत करके आएंगे। और हमारा जो मामला बहुत बढ़िया है, हमने विकास कराया है, विकास के नाम पे ही हमें जनता वोट देगी। खाली फ्लेक्सी तो लोग बागों ने बहुत लगवा रखी है, बाकी हमने कोई अपनी फ्लेक्सी अभी नहीं लगवाई है। हम दीवारों पे राज नहीं करते, दिलों पे राज करते हैं, इसलिए हमारी जसपुर की जनता बहुत खुश है और इंशाल्लाह फिर दोबारा हमें जसपुर का अध्यक्ष फिर बनाएगी। इतना ही नहीं, इस चुनावी पिच पर कांग्रेस के दावेदारों ने भी उतरना शुरू कर दिया है। हालांकि दावेदारों की लिस्ट लंबी है, लेकिन कांग्रेस से दमदार दावेदार मोहम्मद आरिफ को माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार भी पार्टी ने किसी कारणवश मोहम्मद आरिफ को टिकट नहीं दिया था और कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार जनता और पार्टी के हाईकमान पर अपनी मजबूती दिखाने के लिए अभी से मोहम्मद आरिफ ने तैयारी शुरू कर दी है। जसपुर जनता के बीच जाने के साथ साथ शीर्ष नेताओं के दरवाजे भी खटखटाने शुरू कर दिए गए हैं। पहले तो मैं आपके दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 2024 सब लोगों के लिए शुभ हो। और बात रही नगर पालिका की तैयारी की, तो जसपुर विधानसभा के अंदर कांग्रेस पूरे उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो यहाँ तैयारी तो पहले से कार्यकर्ता हैं सारे मजबूत हैं और मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस की टक्कर पे नगर पालिका के चुनाव में कोई नहीं आने वाला। मेरी दावेदारी तो 100% है। लास्ट ईयर कुछ कारणों से पिछली बार मेरा टिकट नहीं हो पाया और मैं ये मानता हूँ अगर मेरा टिकट होता 100% मैं कांग्रेस का नगर पालिका का चेयरमैन बनता और नगर पालिका का चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का बनता। और इस बार अगर पार्टी मुझ पर दांव खेलती और हक ही मेरा है, अगर आप पूरा ओवरऑल 7-8 साल की राजनीति अगर मेरी आप देखते हैं तो मैंने कांग्रेस के लिए हर बलिदान जो देने को तैयार रहता है बंदा, मैंने वो बलिदान दिया है। देश के सभी राज्यों में भले ही लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज क्यों न हो, लेकिन उत्तराखंड के जसपुर में अलग राजनीति के रंग में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस मंजिल का अभी कुछ अता पता नहीं, उस मंजिल को पाने के लिए दौड़ लगानी दावेदारों ने शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि कब मंजिल का पता मिलता है और दौड़ने वालों में से किसको मंजिल मिलती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। विकासनगर के सरस्वती शिशु मंदिर बाबूगढ़ का वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। छात्रों ने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसरी समेत अन्य लोकगीतों पर रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सभी का मनोरंजन किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर पर्वतीय अंचलों में बच्चों को चारित्रिक शिक्षा दे रहा है, जिससे बच्चों का शैक्षणिक और बौद्धिक दोनों स्तरों का विकास हो रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार अपने स्तर से भी शिशु मंदिरों को हर सुविधा मुहैया करवा रही है, जो कि शिक्षण कार्य के लिए जरूरी है। कार्यक्रम में उनके साथ क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान और पूर्व विधायक कुलदीप कुमार भी मौजूद रहे। सबको पता है एक विलक्षण शिक्षा पद्धति है जो आने वाली पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार कर रही है। सभी लोग इसमें सहयोग करें, सभी इसमें जुड़ें। हम इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से सरकार ने भी इसकी अच्छी बातों को लिया है। नई जो हमारी शिक्षा नीति आई है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें इस प्रकार की शिक्षा पद्धति ली है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में और अपने हिसाब से सारा शिक्षा का अपना करियर तैयार करें और करते करते व्यावसायिक शिक्षा भी लें। सबको देश के प्रति स्वाभिमान हो, देश की विरासत पर गौरव हो, गुलामी की मानसिकता से बाहर आएं और एकजुट होकर के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनते हुए देश को 2047 में विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के बुग्गीवाला थाना क्षेत्र में नदी के रेत में दबा हुआ एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नदी में अज्ञात शव मिलने की सूचना जैसे ही आसपास के क्षेत्र में फैली तो मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों द्वारा सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। SSP हरिद्वार ब्रह्मेंद्र डोवाल ने बताया कि उन्हें अभी इस मामले की जानकारी मिली है। मौके पर पुलिस बल पहुंचकर पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। जल्द ही पूरे मामले को सुलझाने का काम किया जाएगा। क्षेत्र में अभी बॉडी हमें मिली है, SOP मौके पे ही है। उसको अभी वहाँ से पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि वो बॉडी अभी अज्ञात है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी उसको उसके बारे में जानकारी। सर जमीन में दबी हुई सर बॉडी मिली है? जी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की के मंगलौर में पंचदश नाम जूना अखाड़ा की श्री श्री 108 महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेय गिरिजी महाराज की अगुवाई में अक्षत पूजन कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों की भीड़ उमड़ी। वहीं जय श्री राम के नारों और भगवान राम के गीतों के साथ यह यात्रा निकाली गई। इस दौरान रथ पर राम, सीता और लक्ष्मण सवार थे। जगह जगह महिलाएं और पुरुष उनके स्वागत के लिए खड़े दिखे। साथ ही डीजे की धुन व ढोल नगाड़ों पर सभी महिलाओं ने जमकर डांस भी किया। ये आज अक्षत पूजन, कलश पूजन की यात्रा हुई है और पूरे देश में क्या पूरे विश्व में ये कलश जा रहा है। प्रभु श्री राम के अयोध्या से सबके लिए निमंत्रण पीले चावल और हल्दी इसमें आई है। वो हर भक्त के घर पहुंचेगा संदेश और सभी भक्तों को प्रभु राम का बुलावा आया है, इसलिए इस कलश की पूजा ये निमंत्रण है। सबने बड़े आनंद से इसको किया है पूरे देश में विदेश में। और 22 तारीख को भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। हम सभी हिंदुओं का, सभी सनातनियों का एक स्वप्न जो 500 वर्ष का जो संघर्ष था वो पूर्ण हो रहा है। प्रभु राम हमारी प्रार्थना को पूर्ण कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत भव्य कार्यक्रम है। बहुत खुशी का माहौल है और 22 तारीख को हर मंदिर में भगवान श्री राम की अयोध्या जैसा मंदिर सजेगा और सब मंदिरों को अयोध्या जैसा ही मंदिर समझा जाएगा। सारे हिंदू समाज सनातनी सभी मंदिरों में एकत्रित होंगे, बुजुर्ग, बच्चे, बड़े, और मंदिर में प्रसाद वितरण होगा, आरती होगी, श्री राम जय जय राम का संकीर्तन होगा
और रात्रि के समय में सामूहिक आरती होगी संध्या के समय में, और सभी के घरों में दीपावली जैसा माहौल होगा, दीपक जलेंगे, आनंद होगा। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।